सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड फाइनली आज आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आई हूँ मैं। तो आज की क्लास में MHI 101 एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी की मैराथन क्लास दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं कम्प्लीटली आपके साथ जून 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्या क्या जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उन वाले क्वेश्चंस में भी हमें क्या क्या कवर अप करना है वो सब कुछ मैं इस मैराथन क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक बने रहना, क्योंकि ये मैराथन क्लास अगर आपने देख लिया और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये मैराथन सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बात करते हैं MHI 101 जो कि फर्स्ट ईयर इग्नू MA हिस्ट्री से जितने भी फर्स्ट ईयर कर रहे हो और आपके फर्स्ट ईयर में जो पहला सब्जेक्ट है, और MHI 101 का जो आपका एग्ज़ाम है वो 9 दिसंबर को है, राइट। तो 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है, कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या क्या कहाँ से क्या लिखना है वो सब कुछ इस मैराथन क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखो, अगर आप सभी का इस मैराथन सेशन में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो आपको जल्दी से बाकी के अदर सब्जेक्ट के भी MHI 102 3 आपके 4 5 6 7 के भी मैराथन क्लास देखने को मिलेगा अगर आपका रिस्पांस इस पर अच्छा रहा। और लाइक के साथ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर लाइक कम किया, देखो आप लोगों के लिए मैराथन सेशन लेकर के आई हूँ मैं, तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, वीडियो को लाइक शेयर करना होता है, जो कि आप सभी बहुत कम करते हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करने में कितना ही टाइम लगना है, तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो मैराथन क्लास में क्या है कि आपको सिर्फ इतनी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी कि आपको किस चीज़ में, किस वाले टॉपिक में, किस वाले क्वेश्चन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अग तो ये एक, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और हमें पता नहीं चलता किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, वो सब कुछ मैं एक क्विक कह सकते हैं, क्विक रिवीजन कह सकते हो, एक पूरा सा जल्दी से एक रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस वाले में हमें क्या क्या लिखना है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, समझना है कि आपको, क्योंकि किसी किसी को क्या होता है क्विक रिवीजन में समझ में नहीं आता, तो पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी ले सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप नोट्स भी ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। अभी भी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तब भी आप लोग यहाँ से क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस नहीं लेना चाहते तो नोट्स लेना चाहते हो कि किस टॉपिक में क्या क्या लिखना है, देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगी किस में क्या लिखना है, लेकिन लिखना किस तरीके से तो उसके लिए नोट्स ले सकते हो। ये कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से बाकी की अपडेट ले सकते हो, फिर आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी। हिंदी में भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी देख रहे हो इसमें है कि आपके हाउ डिड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ह्यूमन कम्युनिटीज़। तो मैंने आपको बताया है कि जो कृषि है, जो खेती है, ये आपके मानव समुदाय पे इसका प्रभाव कैसे पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कृषि का जो प्रभाव है ह्यूमन कम्युनिटीज़ पे बहुत तरीके से, मैनी वेज में यहाँ पर उसके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ऑलरेडी पेड क्लासेस में उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, ऑब्वियसली डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी बट येस शॉर्ट में मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। देखो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब इंसान बने, आपके जब मानव यहाँ पर बनते हैं, मानव यहाँ पे बने, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग से थे ह्यूमन नहीं थे। ह्यूमन जो स्पीसीज होती है वो कौन सी स्पीसीज मानी जाती है, आपके होमोसैपियंस, ठीक है। तो होमोसैपियंस स्पीसीज हमें ये देखने को मिलता है, और उससे पहले होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिल्स थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जो इंसान बने वो होमोसैपियंस थे। जब वो इंसान बन गए और इन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी तो स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर नहीं होता था। एग्रीकल्चर से पहले आप देखोगे हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकारी और संग्रहण। नेक्स्ट है आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म यानी पशुपालन। तो ये शुरुआत हुई, और उसके बाद आपके किसकी शुरुआत होती है, खेती की, यानी कृषि की शुरुआत होती है। तो कृषि की शुरुआत करने का कारण क्या है,
कि यहाँ पर देखो खेती शुरू होने का यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो खेती के शुरू होने का कारण से हमारे इंसानों के जो समुदाय है इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो जब तक ये हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, पेस्टोरलिज्म कर रहे थे, तो ये वो समय था जब ये लोग क्या थे, आपके टेम्पररी सेटलमेंट थे, यानी अस्थायी थे। ठीक है, और कह सकते हो कि ये लोग एक खाना बदोशी थे और वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिर्फ घूम ही रहे थे। लेकिन एग्रीकल्चर की वजह से सबसे पहला काम क्या हुआ कि ये टेम्पररी सेटल जो टेम्पररी थे वो अब क्या हो जाएंगे, परमानेंट सेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, परमानेंट सेटलमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर के शुरू होने से जो लोग हैं जो अस्थायी थे वो क्या हो जाते हैं, आपके स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, पहला काम ये होता है। दूसरा क्या होता है कि एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद ये लोग परमानेंट सेटल हो जाते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी सोसाइटी डेवलप होती है, समाज बनता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल कह सकते हो कि आपका जो रूरल सोसाइटी ये डेवलप हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये सारे लोगों ने घर बनाने स्टार्ट करे और सब यहाँ पर सेटल हो गए, तो आपने देखा कि फाइनली आपका क्या बन जाता है, एक सोसाइटी यहाँ पर तैयार हो जाती है फाइनली, क्योंकि अभी तक नहीं था। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एग्रीकल्चर के शुरू होने के बाद जब इन्होंने ये सारे काम किए तो इन्होंने क्या किया, खेती करने के लिए हम इनकी लाइफ में और बदलाव क्या है कि इन्होंने आपके यहाँ बर्तन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने वीविंग यानी बुनाई करनी भी शुरू कर दी, ये सारे काम करे। फिर आपने देखा कि यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिरकार एग्रीकल्चर शुरू होने का कारण क्या था। तो देखो एग्रीकल्चर शुरू क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन नहीं था कि हम इन सब का पेट भर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि इन लोगों ने खेती की शुरुआत करी, अदरवाइज बहुत सारे कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो किंगशिप यानी रिश्तेदारी या नातेदारी जिसे आप कहते हो, ये आप देखोगे। क्योंकि देखो कभी भी हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, किसी का रिलेशनशिप होता है, कुछ भी होता है, तो वो तब बनता है जब आप कुछ टाइम तक, लंबे समय तक एक जगह पर रहोगे। अगर आप सिर्फ घूमते रहोगे, हर 2 दिन में आप जगह बदल रहे हो, तो कभी भी हम क्या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। सही बात है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक जगह रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल तब हुआ जब ये सब परमानेंट सेटल हो गए और यहाँ पर क्या हुआ, किंगशिप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रभाव से और हम क्या देखते हैं, आपके ह्यूमन और एनिमल में भी रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है खेती की वजह से आपके जो शिप, गोट और कैटल्स यानी आपके भेड़, बकरियां और मवेशियों को यहाँ पर डोमेस्टिकेट किया गया, पालतू बनाया गया था, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में भी इनकी ये हेल्प कर सके। बाकी आपके जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें हेल्पफुल तो ये थे ही। बाकी मैंने वीविंग, बुनाई मैंने आपको बताया, जो शिप थी तो वूल से इनका ये काम आपको देखने को मिल जाता है। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी आपके 12,000 ईसा पूर्व में, न्यूलॉथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल में, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सब कुछ आपको बताना। इसका पहला एविडेंस आपको मेहरगढ़ में मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ में भी 7000 BC में हम देखते हो। ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। तो फाइनली क्या होता है, जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी वो फाइनली क्या हो जाती है, सेटल्ड कम्युनिटी हो जाती है। यानी जो ये खाना बदोशी लोग थे क्या हो जाते हैं, एक जगह सेटल हो जाते हैं, जिससे आपकी जो सोसाइटी है वो डेवलप हो जाती है। ये प्रभाव इस एग्रीकल्चर की वजह से पड़ता है। क्लियर हो गया, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है। इतनी ही चीज़ें यहाँ पर आपको, इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि यस यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। बाकी डिटेल में करना है तो उसके लिए फुल कोर्स देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज एज रिप्रेजेंट अ ट्रू लीप इन टेक्नोलॉजी एज फार एज द यूज ऑफ ब्रोंज एंड कॉपर आर कंसर्न, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया है, कांस्य युग के बारे में पूछा गया है। और मैंने आपसे कहा था, हर एक क्लास में यही बात मैं कहती हूँ कि इसमें आपको ये जो चारों सभ्यताएं हैं, जिसमें आपका मेसोपोटामिया, आपका इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, आपका चाइना यानी चीन की सभ्यता और हड़प्पा यानी हड़प्पा की सभ्यता, ये चारों सभ्यता आपको मेंशन करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्या बोलना चाह रहे हैं, किन चारों सभ्यताओं ने ब्रोंज और कॉपर का यूज़ करना कब शुरू किया। वैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट अभी आपके जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो ब्रोंज एज यानी कांस्य युग आपको पता है। देखो अब क्या क्या लिख सकते हो आप सभी इसमें। देखो कांस्य युग में आपको एक चीज़ पता है कि ब्रोंज जो है वो आपके कॉपर और टिन को मिला करके बना है, राइट। और ये सारी है आपकी क्या, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता।
और सिविलाइजेशन जो है ये आपको कौन से समय पर देखने को मिलता है, ब्रोंज एज कांस्य युग के टाइम पर हम देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड 3300 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व यानी BC का माना जाता है। और इसकी शुरुआत मिडल ईस्ट एशिया से आप देखते हो, ये सारी सभ्यताएं की यहाँ पर शुरुआत होती है। और आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर कि आपको जो ये सभ्यता शुरू होती है, इन सब के पीछे का कारण क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर ही सारी सभ्यता के जो लोग हैं वो खेती का ही काम करते हैं, पूरी इनकी जो अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो इसके लिए ही वो रिवर के आसपास सेटल होते हैं। और आपको पता है मेसोपोटामिया के पास टिग्रिस और यूफ्रेट्स, कौन सी दो रिवर्स हैं जिसके पास ये सेटल हुए हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के पास ये सेटल हुआ है। इजिप्ट के पास आपके नील या नाइल रिवर है, और इसके पास येलो रिवर जिसे हुआंग ही के नाम से भी आप जानते हो। और इसके पास तो आपको पता ही है हिंदस यानी सिंधु नदी के पास ये सारी सभ्यता जो है वो सेटल हो रखी है, ठीक है। और एग्रीकल्चर के वजह से ये क्या होता है कि आपके सारे फर्टाइल क्रेसेंट के पास ही यहाँ पर ये सेटल होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन चारों सभ्यता में कब कब किसने कॉपर और ब्रोंज का यूज़ करना सीखा था। देखो, आपके मेसोपोटामिया की बात करती हूँ। मेसोपोटामिया में आपकी जो सबसे पहली जो सभ्यता है जिसको आप सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हो, ब्रोंज का सबसे पहले यूज़ यहाँ से किया गया था। और ये ब्रोंज का यूज़ इन्होंने किस में किया था, कैनाल्स में, जो नहरें होती है ना उसमें इरिगेशन के लिए ये करते थे। और यहाँ पर अगर हम सुमेरियन में देखोगे तो हमारी सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग सुमेरियन ने ही दी थी। उसके बाद सुमेरियन ने के बाद नेक्स्ट जो इसकी जो सभ्यता है आपकी बेबीलोनियन, तो बेबीलोनियन भी हम यहाँ पर आप देखोगे कि इसने भी आपके ब्रोंज का यूज़ करना सीखा, ठीक है। इसी तरीके से आप असेरियन देखोगे तो मेसोपोटामिया में 4 सभ्यता होती है, सुमेरियन, बेबीलोनियन, असेरियन और अकेडियन। तो जिन्होंने भी मेसोपोटामिया का कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इसकी भी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, जाके चेकआउट कर लेना। तो इन सब ने क्या किया, असेरियन ने भी इसका यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुमेरियन ने, मैंने आपको क्या बताया, इसे सबसे पहले यूज़ किया क्या, आपके कॉपर और टिन को मिला करके ब्रोंज ने यहाँ पर तैयार करना शुरू कर दिया। और क्योंकि आपको पता है ब्रोंज बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कॉपर के कंपैरिजन में, और ये बहुत, और कॉपर के कंपैरिजन में ब्रोंज बहुत बेटर टूल था। और ये सिविलाइज ब्रोंज एज जो टाइम है ये आप देखोगे ये हमारा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का फेज़ माना जाता है। क्योंकि इससे पहले जो आपकी चीज़ें थी वो रूरल था यानी ग्रामीण, लेकिन ब्रोंज एज जो माना जाता है वो क्या था, अर्बनाइजेशन आप देखते हो, ठीक है। इसी तरीके से इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा के लोगों ने भी ब्रोंज का यूज़ करना शुरू किया। किस पर्पस में, अपने घर बनाने में, टूल्स यानी खेती करने में भी जो टूल्स इन्होंने उपकरण का जो यूज़ किया है वो भी किसका किया है, ब्रोंज का किया है। चाइना में भी ये ब्रोंज एज आप देखोगे कब आया था, 1900 BC के अराउंड, 19 से 17 ईसा पूर्व के समय पर चाइना में बेबीलो में आपके इस ब्रोंज का यूज़ करना हमें यहाँ पर देखने को। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके वेस्टर्न एशिया या फिर जिसे आप क्या कहते हो पश्चिम एशिया में भी 7000 ईसा पूर्व के अराउंड यहाँ पर आप क्या देखते हो कि इन लोगों ने आपके तांबे का यूज़ किया यानी कॉपर का यूज़ किया था। किसने किया था, वेस्टर्न एशिया ने यानी पश्चिम एशिया ने इसका यूज़ किया था। इसी तरीके से आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके नॉर्थ मेसोपोटामिया में, तो नॉर्थ मेसोपोटामिया के लोगों ने भी अराउंड 5000 ईसा पूर्व के टाइम पर इन्होंने भी आपके कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें आपको यही चीज़ बतानी है किसने कौन कौन से समय पर आपके कॉपर का यूज़ किया और कॉपर के यूज़ करके ब्रोंज का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, वो आपको चीज़ें बतानी है, ठीक है। हड़प्पा में भी आप ये चीज़ें देखोगे कि उन्होंने यहाँ पर किया। चाइना में भी आप देखोगे, चाइना को भी, जिसे हम क्या देखते हैं आपके पाषाण ताम्र युग यानी जिसे आप स्टोन कॉपर पीरियड के नाम से जानते हो, तो इसके तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने ये सारी चीज़ें अपने जो ब्रोंज का जो यूज़ किया, एक तो घर बनाने में किया, आपके टूल्स बनाने में भी किया, ऑर्नामेंट्स यानी जो इनके आभूषण हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने यूज़ की थी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो इस वाले टॉपिक में। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके, व्हाट वाज द रोल ऑफ ट्रेड इन द एमरजेंस ऑफ द अर्ली स्टेट। तो अर्ली स्टेट के समय पर हमारे जो व्यापार है, जो रोल है उसका क्या इम्पोर्टेंट है, जो व्यापार है क्या उसका रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो, रोल ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करते हैं यानी आपके व्यापार की भूमिका, ये भी ब्रोंज एज का ही चैप्टर है।
तो आपके यहाँ पे आपको इसमें सेम चीज़ बतानी है कि हमारे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, आपके हड़प्पा और चाइना, ये चारों जो आपस में है, इन्होंने कौन कौन सी किसने किसके साथ जो है ट्रेड किया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके जो इजिप्ट है और जो सुमेरियन है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ से क्या किया जाता था, ये लोग क्या सबसे महंगी यानी कॉस्टली लकड़ियाँ जो होती है ना, वुड, ये इसका व्यापार करते थे। ठीक है, चाइना के लोग भी आप देखोगे हर जगह, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो यही समझना है आखिरकार व्यापार किया क्यों जाता है। तो देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी कि आखिरकार ट्रेड किया क्यों जाता है, जल्दी बताओ, क्योंकि देखो ट्रेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अर्ली स्टेट के एमरजेंस में। जो ट्रेड व्यापार हम करते हैं यहाँ पर, जो इससे क्या होता है, हम अपने नए नए गुड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो भी हम आते हैं, और अगर हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा तो आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट, विकास हो सकता है। हम रूरल से देखो अर्बनाइजेशन की तरफ आ सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा गुड्स जो अच्छे होते हैं, हमारा ट्रेडिंग नेटवर्क जो है वो और दूर तक जाएगा, हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिससे हम अपने इकोनॉमिक में यानी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये लोग ट्रेड करते हैं, जो चाइना है, ये कौन से रूट से करते हैं, सिल्क रूट से। किससे कनेक्टेड था, हमारे भारत से इंडिया टू चाइना एज वेल एज रोमन एम्पायर। तो ये लोग इस रूट से ट्रेड करते थे। फिर आपको ये बताना है कौन किसके रूट थे। तो देखो व्यापार अगर किया जाता है तो दो तरीके से होता है, या तो बाय लैंड या तो बाय सी। अगर आप नियर अबाउट ट्रेड कर रहे हो तो लैंड के थ्रू व्यापार करोगे, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करोगे तो बाय सी, सबको पता है। अब सी के द्वारा ट्रेड करना है तो यहाँ पर इनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बोट या शिप की। तो इन लोगों ने ये बनाया, बोट और शिप बनाना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ियों की। वो कहाँ से मिलेगा, मेसोपोटामिया और इजिप्ट से। ठीक है, आपको भी पता है ना लकड़ियाँ की जो वैरायटीज़ होती है वो भी अलग अलग होती हैं। तो कुछ मेसोपोटामिया के पास थी, कुछ इजिप्ट के पास थी, तो सब एक दूसरे से ये चीज़ें लेते थे। क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, हर एक चीज़, चाहे वो लकड़ियाँ हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स के स्किन का भी यूज़ करते थे, चाहे वो आइवोरी हो, चाहे वो हाथी के दांत हो, ये सारी चीज़ें ये एक दूसरे से क्या करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, आयात निर्यात जिसे आप कहते हो। और जो इन सारी सभ्यताओं के पास रिवर थी, नदियाँ थी, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो विविंग यानी बुनाई का काम करती थी, कताई का काम करती थी। ठीक है, और जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है वहाँ पर जो टेम्पल था उसमें जो कारखाने आपको देखने को मिलते हैं, उसमें ये वुमेन सारे काम करती थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ये सब कुछ हम इसमें बता सकते हैं कि हमारे अर्ली स्टेट में आपके ट्रेड का क्या क्या रोल है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पर्शियन एम्पायर, यानी कि आपका फारसी साम्राज्य। तो सबसे पहले तो कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले मैं हर एक बात अपने, चाहे पेड क्लासेस में हो, चाहे मेंबरशिप की क्लास हो, चाहे आपकी यूट्यूब पे क्लासेस हो, कहीं भी कोई भी हो, मैं आपको हर एक चीज़ हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा बताती हूँ। कभी भी कोई भी साम्राज्य, कोई भी सभ्यता यानी कोई भी सिविलाइजेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कुछ भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। क्या देना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पर्शियन एम्पायर की शुरुआत यानी इसके जो फाउंडर है वो कौन है, साइरस है। पहले तो आप ये बताओगे पर्शियन एम्पायर की शुरुआत किसने की थी, साइरस ने की थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आपके पर्शियन एम्पायर में माने जाते हैं, पावरफुल भी थी। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अच्छा खासा। ठीक है, तो पर्शियन एम्पायर जो कि सभ्यताओं के बाद साम्राज्य बना। तो साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका पीरियड आयरन एज, लोह युग की बात होती है, इसमें हमारा साम्राज्य बनता है। साइरस ने आपके पर्शियन साम्राज्य की शुरुआत करी। यहाँ पर पहले एक ग्रुप रहता था मिदीस, इनको हरा करके साइरस ने अपने साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था, पहली चीज़ याद रखना। साइरस के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पहले तो यही याद रखो कि साइरस ने रूल किया, उसके बाद उनके बेटे आए थे जिनका नाम था कैम्बिसेस। तो इन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं किया था, ना ये विस्तार। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं वह डेरियस फर्स्ट।
तो देखो इस वाले चैप्टर से उनकी मर्जी है, इस बार तो इन्होंने प्रशासन पूछा है, अदरवाइज वो साइरस या डैरियस फर्स्ट को 10-10 मार्क्स में भी पूछ लेते, तो वो पढ़कर चले जाना। तो मैंने आपको बताया साइरस और डैरियस फर्स्ट जो है ये आपके पर्शियन साम्राज्य के बहुत अच्छे राजा थे। इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंशन विस्तार किया था, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने यहाँ पर रूल भी किया था। मेन बात आती है हमारे क्वेश्चन की, आपको बताना है इन सारे जो ये राजा थे इनके समय पर इनका प्रशासन यानी आपके और एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रशासनिक पुनर्गठन कैसा था। तो देखो डायरियस फर्स्ट के टाइम पे मैं बात करूँ तो बोला जाता है कि इनके समय पर आपका जो पर्शियन एम्पायर है सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था, क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा विस्तार कर लिया था। कहाँ कहाँ पर वो भी देख लो, मैं कुछ नाम मेंशन कर देती हूँ। लाइक मेसोपोटामिया हुआ, इजिप्ट हुआ, आपके फारसी हुआ, फिलिस्तीन हुआ, ठीक है, या फिर आपके माइनर एशिया हुआ। हर जगह पर इन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, हर जगह पर इन्होंने अपने पर्शियन एम्पायर को विस्तार कर दिया था, हर जगह कंसोलिडेट कर लिया था, एनेक्स कर लिया था पर्शियन एम्पायर में। यानी आपका जो एम्पायर इतना सा था वो इतना सा बन चुका था डैरियस फर्स्ट के टाइम पर। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस आपको पता है जिन्हें आप किसके नाम से जानते हो, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हो। तो इन्होंने अब यहाँ पर मेंशन किया है कि वो भी किस में, आपके एक बेलुस्तीन इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे छत्रपास देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप क्या, ये कौन होते हैं, ये सूबेदार होते हैं। सूबेदार कौन से, यानी जो प्रोविंस लेवल पे गवर्नर आप देखते हो ना, उन्हें कहा जाता है। प्रोविंस लेवल पे जो गवर्नर होते हैं, MHI 104 में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, या अगर आप करोगे तो इतना याद रखना, क्योंकि प्रशासन में सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल, ग्राम, इस तरीके से यूनिट यहाँ पे डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो सूबेदार हमें यहाँ पर 20, जिसे आप छत्रपास कहते हो, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें पर्शियन एम्पायर के टाइम पे, तो ये कैसा था, सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकरण था। तो सेंट्रलाइज था, और यहाँ पर एम्पायर में हम इसमें क्या देख रहे हैं, मोनार्की यानी आपके राजतंत्र देख रहे हैं। तो सारी पावर जो है, सारी सत्ता एक ही इंसान के हाथ में, तो वो पूरे साम्राज्य को चला रहा। और ऑब्वियस है जब इसने अपने साम्राज्य को इतना अच्छा खासा बड़ा कर लिया था डैरियस फर्स्ट ने, तो ऑब्वियस है बहुत अच्छे रूलर होंगे, आउटस्टैंडिंग रूलर होंगे, और उनके समय पर अच्छा खासा प्रशासन भी होगा, सिस्टमेटिक वे में उन्होंने सारे काम किए होंगे, तभी तो ये चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इनकी जो, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, आपके गवर्नर जिन्हें यहाँ पे छत्रपास बोला जाता है, जो इन चीज़ों को चलाते हैं, पूरे प्रशासन को लुक आफ्टर करने का काम इनका, क्योंकि आपको पता है पूरे साम्राज्य जो है राजा अकेले तो हैंडल नहीं कर सकता, हर एक जगह जा जाकर किसने कौन सा काम किया है, कौन सा नहीं किया, किसने कौन सा टैक्स दिया है, नहीं दिया, तो उसके लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किए जाते थे। तो वो अपॉइंट करने के बाद, ताकि कहाँ फिर वो सारी जो अपडेट है, ये जो गवर्नर होता है कौन, आपको जो राजा होते हैं उनको ला करके देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है, बाकी डिटेल में आप अपनी बुक से चेकआउट कर लेना, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बतानी। तो पहले तो यही याद रखना कि पर्शियन एम्पायर का जो प्रशासन है वो बहुत पावरफुल था, अच्छी खासी। यहाँ पर हमें आप ये छत्रपास सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छी खासी मिलिट्री थी यहाँ पर, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है ग्रीक से। तो एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट के बीच में विवाद चल रहा था, और डेमोक्रेसी यानी आपके लोकतंत्र का इसमें क्या रोल है, ये आपको बताना। तो देखो यहाँ पर अगर हम आपके एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट की बात करते हैं, तो जैसे ये मान लो कि आपके अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है, जिसमें आपके ज़मींदार हो गए, नॉबल्स हो गए, ये सारे लोग आते हैं। और पीजेंट में आखिरकार विवाद क्यों चल रहा था, तो देखो इन्हें हम भूमिपति कहते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ लो, भूमिपति, लैंडलॉर्ड जिन्हें आप कहते हो। देखो ये बोला जाता है कि उस टाइम पर आपको भी पता है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद सबने पढ़ा है, और आपको पता है कि आपके जो ये लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, एरिस्टोक्रेट्स हैं, कुछ भी कहो, इन लोगों ने क्या किया, पीजेंट का अच्छा खासा शोषण किया था, यानी उनका एक्सप्लॉयट किया था, करते भी आ रहे। क्योंकि इस टाइम पर क्या था, जो आपके ये लैंडलॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा क्या थे, पावरफुल।
और अगर हम बात करें ग्रीक का जो पुरातन युग है, जिसको हम आर्केक पीरियड के नाम से जानते हैं, इस टाइम पर हम क्या देखते हैं, ये वो समय था जब आपके एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट के बीच में विवाद यानी कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। ये वो समय माना जाता है डार्क एज का, या जिसे आप अंधकार युग के नाम से जानते हो। क्यों? क्योंकि इसमें इस टाइम पर जो सारा कंट्रोल था वो आपके लैंडलॉर्ड के हाथ में था और पीजेंट को हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था। हमारे जो किसान हैं वो स्टारवेशन, भुखमरी का फेस कर रहे थे, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, सिर्फ काम करना पड़ता था, कोई इनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, कर्ज में डूबे हुए थे, डेप्थ यहाँ पर जो कर्ज होता है वो लगा हुआ था। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देख रहे हो, सारा कंट्रोल ज़मींदारों के हाथ में था, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। आर्केक यानी पुरातन पीरियड वो समय माना जाता है जब ग्रीक में डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की सिस्टम। क्योंकि आपको पता है ना, मोनार्की में क्या होती है, पावर एक में होता है। जब चीज़ें रिपब्लिक हो जाती है, गणतंत्र होता है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है, क्योंकि तब पावर किसी के हाथ में नहीं होती, तो तब ओवरऑल अपर क्लासेस ही यहाँ पर रूल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके, जो इसी वजह से इनका विवाद चलता है, क्योंकि पीजेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, एक तो हाई टैक्सेस से, दूसरा जो लैंडलॉर्ड है वो इनका शोषण कर रहे हैं, खाने को भी नहीं दे रहे, सैलरी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चाहते थे आपके जो पीजेंट है कि वो क्या कर सके, सुधार, रिफॉर्म लेकर के आना चाहते थे कि ये चीज़ें हों। एक होता है ना, आज भी आप देखो डेमोक्रेसी आई, उसके बाद आप क्या देखते हो, इसी वजह से हमारे यहाँ पर आपके क्लासिकल पीरियड आप देखते हो, आर्केक पीरियड के बाद डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, जिसको हम क्लासिकल डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीक में मानी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, डिक्टेटरशिप यानी जो तानाशाही पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेसी आती है, और डेमोक्रेसी में आपको पता है जो सत्ता है, जो पावर है, वो लोगों के हाथों में आ जाती है। ये बताने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसे डेमोक्रेसी का मतलब ना पता हो। तो डेमोक्रेसी से इतना है कि जो लॉ है, जो कानून बनेगा वो सबके लिए बराबर है। अब अगर कोई, जो पावर है लोगों के हाथों में थी, अब क्योंकि अब आपको आज के टाइम पर भी क्या है, अगर हम जिसको वोट करते हैं, जिसको आप इलेक्ट करोगे, वही आगे खड़ा हो पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे लोगों को करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे क्या है कि अब जो रूल्स रेगुलेशन, जो लॉ बनाए गए हैं, वो सबके लिए कंपलसरी, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर क्लास हो, जो कि पहले नहीं था। पहले क्या था, एरिस्टोक्रेट्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उसकी पनिशमेंट इनको नहीं मिलती थी। लेकिन अगर वही काम ये पीजेंट करेंगे तो उन्हें तो प्रॉब्लम फेस ऑफ करनी पड़ेगी, तो ये तो गलत बात है। सोसाइटी में भाई दोनों रहते हो, दोनों इंसानों, तो कानून या रूल रेगुलेशन दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, जो कि उस टाइम पर नहीं था। डेमोक्रेसी आने से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब आपको इसमें जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि अब न्याय भी होगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और अब न्याय व्यवस्था आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि पहले नहीं थी। पहले थी तो उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बट अब आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। बाकी आप खुद भी एक चीज़ें सोचो कि डेमोक्रेसी के पहले क्या चीज़ें थी और बाद में आएगी तो क्या चीज़ें होंगी। और ये सब चीज़ें जो आई ना, तो ग्रीक में दो चीज़ आप देखोगे, एथेंस और स्पार्टा, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो एथेंस और स्पार्टा के टाइम पर हमें चीज़ देखने को मिलती है। एथेंस के टाइम पर ग्रीक ने, यानी ग्रीक की जो शुरुआत हुई थी एथेंस ने की थी, बाद में स्पार्टा ने सारी पावर ले ली थी। देखो, इस वाले मैराथन क्लास में तो मैं क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट डिस्कस कर रही हूँ, बट इसके जो पहले वाला जो मैराथन क्लास मैंने डिस्कस किया है, उसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको डिटेल में बताया। अगर आप वो मैराथन क्लास देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने आपको मैराथन क्लास के लिए एक लिंक प्रोवाइड की है। तो लास्ट टाइम मैंने मैराथन क्लास में टॉपिक वाइज आपको डिटेल में समझाया था, इस बार तो क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो डिटेल में वहाँ समझना है तो ये मैराथन क्लास की जो मेंबरशिप है इसको ले सकते हो, 119 रुपीज़ में ही है। ठीक है, तो आप ये बाय कर लोगे तो पूरे 6 सब्जेक्ट में आपको टॉपिक वाइज मैंने उसमें मैराथन क्लास में बताया कि किस टॉपिक में क्या क्या लिख सकते हो, तो आप वो देख लेना। और इस बार जो मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर रही हूँ ये तो बहुत सफिशिएंट होगा, जो भी पेड मेंबर्स के नहीं है, जो कम टाइम पे सिर्फ 2 मैराथन क्लास भी देख के चले जाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो लिंक कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी है, तो वहाँ से जाकर के आप ले सकते हो 119 का मेंबरशिप, जिसके अंदर 10 वीडियोज़ आपको मिलेंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की,
जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ दिसंबर के लिए, तो उसको मत देखना, सिर्फ मैराथन क्लास देखना, ठीक है। 6 सब्जेक्ट की वो मैराथन क्लास और ये जो मैंने क्वेश्चंस की मैराथन क्लास करानी हूँ, दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको क्वेश्चंस की मैराथन क्लास करा रही हूँ, उसमें मैंने हर एक टॉपिक का बताया, क्योंकि ग्रीक का इस बार इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी भी सेपरेटली आता है, स्लेवरी सिस्टम भी आपसे पूछा जाता है। बाकी MHI 01 और MHI 101 दोनों की प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ है सब कुछ देख कर जाना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें क्या क्या करना है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना, यही सजेस्ट करूँगी। इन सब का लिंक जो प्लेलिस्ट है चैनल पर मिल जाएंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, चेकआउट कर लेना। तो सेक्शन ए में हमने 5 क्वेश्चन जो थे आपके, जो जून में फर्स्ट टाइम आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी और डिटेल में पढ़ना समझना है तो आपको फुल कोर्स देखना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी बात तो क्लियर हो गई मैराथन क्लास में कि आपको किस में क्या क्या चीज़ें आप सभी बता सकते हो। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म पूछा जाएगा। फ्यूडलिज्म में आपको एक पिरामिड बनाना है, बहुत ही अच्छे से सामंतवाद के ऊपर मैंने क्लास ऑलरेडी यूट्यूब सेशन पे ले लिया है, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। सबसे ऊपर किंग होते हैं, नॉबल्स होते हैं, नाइट्स होते हैं और आपके किसान पीजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हाउ डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चेंज ड्यूरिंग द 2 फेजेस, तो 2 फेजेस हैं, 2 चरण में सामंतवादों को हम पढ़ते हैं, पहला फेज और दूसरा फेज। पहला जो फेज वो आप देखोगे वो 9 to 11th सेंचुरी, 9 to 11th शताब्दी का माना जाता है, और जो दूसरा फेज है वो 11 से 14th सेंचुरी का माना जाता है। 9 से 11 सेंचुरी में आप 3 टॉपिक पढ़ते हो और 11 से 14 में हम 5 टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें से इन्होंने आपको संगठन के बारे में पूछा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में संगठन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है वो 9 से 11 में भी और 11 से 14 में भी है। तो देखो 9 से 11 का जो समय माना जाता है, तो उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, उस टाइम पर ट्रेड इतना ज़्यादा होता नहीं था, लिटिल बिट ही आपको देखने को मिले, क्योंकि प्रोडक्शन उतना अच्छा होता नहीं था, दैट्स वाई। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपका एक ग्रुप होता है, संगठन, समझ रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पर लोगों को खेती करने के लिए प्लो यानी आपका जो हल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होता था और कॉस्टली भी होता था, तो इसीलिए उस टाइम पर, किस टाइम पर, 9 to 11 सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों फेजेस के अकॉर्डिंगली बेस पे आपको बताना है। 9 to 11 सेंचुरी में हम क्या देखते हैं, ये जो प्लो है, एक तो मैंने आपको बताया बहुत ही हैवी होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इतना महंगा होता है तो कैसे खरीद पाएंगे। और तीसरी बात याद रखना, 9 से 11 सेंचुरी में जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी, इन लोगों को खेत जोतने के लिए कम से कम 3 से 4 बार यानी 3 to 4 टाइम्स इन्हें खेत जोतना पड़ता था इस प्लो से, तब जाकर वो थोड़ा फार्मिंग लैंड लायक आपको मिलेगा खेती करने की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये इतना महंगा होता था क्योंकि ट्रेड तो होता नहीं था, उतने ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो पूरा गांव मिला कर के यानी पूरा एक विलेज मिलके एक ही प्लो खरीदता था, ठीक है। कब, 9 to 11 सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, तो ग्रुप में समझ रहे हो, तो यहाँ पे पूरा गांव मिलकर सिर्फ एक हल खरीदता था, एक प्लो, और सभी उसी में काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन 11 से 14th सेंचुरी के समय पर हमारा जो टाइम है, जो समय है, वो बदला। यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंट बदला, ठीक है, और टूल भी आपका आया, आयरन टूल, और आपको पता है कि आयरन टूल से बेटर तो फार्मिंग करने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इससे प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो जब ट्रेड बढ़ा तो पैसे आए, पैसे आए तो क्या हुआ, अब जो प्लो पूरे गांव ने मिलकर एक खरीदा था, अब हर एक घर के मेंबर्स के पास यानी हर एक फैमिली मेंबर्स के पास एक प्लो खुद का होता था। तो ये बदलाव आया दूसरे वाले फेज़ में, समझ आया आप सभी को। तो ये चीज़ें चेंजेस आपको दोनों फेजेस में देखने को मिलती हैं। इस टाइम आयरन टूल आ गया, तो अब क्या है, जो हम 3 से 4 बार अपने लैंड को यहाँ पे प्लो हल चला रहे थे, अब सिर्फ 1 टाइम में ही आपका काम बन जा रहा था। तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं सामंतवाद के टॉपिक में। बाकी 2 फेजेस को डिटेल में आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है राइज ऑफ इस्लाम। आपके इस्लाम का जो उदय हुआ था उसका प्रभाव ओशन ट्रेड में 10th सेंचुरी के तक उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें इसमें बताना है। देखो, इसमें माना जाता है जब हमारे इस्लाम का उदय होता है इसका बहुत ही अच्छा और बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओशन ट्रेड पर, खास वो भी किस किस में, आपके दोनों में। किस में? एक तो मेडिटेरियन सी में, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका इंडियन ओशन। मैं प्रॉपर वे से लिख देती हूँ। इसका इम्पैक्ट आपके दोनों ही जगहों पर हमें देखने को मिलता है। एक क्या आपका मेडिटेरियन सी और दूसरा मैंने आपको बताया इंडियन ओशन। हमारे जो अरब के जो लोग हैं जिसमें मुस्लिम के सीमैन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडर्स जो हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे कॉमर्स को बढ़ावे में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लंबे समय तक आप देखोगे, इसकी शुरुआत देखो कब मानी जाती है, 7th से 8th सेंचुरी के टाइम पर, और ख़त्म कब होगा? 15th सेंचुरी में। इंडियन ओशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कमर्शियल लिंक हमें देखने को मिलता है जो कि बढ़ता रहता है। यहाँ से ये लोग व्यापार करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इन लोगों का ट्रेड जो है चाइना के साथ, यूरोप के साथ जो ये लोग ट्रेड करते हैं इंडियन ओशन और मेडिटेरियन के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। देखो, यहाँ पर जो इनकी जो जर्नी होती है वो इन्हें कहाँ से पार करनी होती है? वेस्ट एशिया के डेजर्ट से। और वेस्ट एशिया का जो डेजर्ट है इसका जो कंट्रोल था ये किसके अंडर में था? तो उमैयद खलीफा। किसके अंडर में था? उमैयद खलीफा। जब आप राइज ऑफ इस्लाम डिटेल में पढ़ोगे ना तो उमैयद खलीफा आता है, उसके बाद अब्बासिद खलीफा आता है। उमैयद खलीफा आप देखोगे उनके कंट्रोल में ये था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया अब्बासिद खलीफा, उसके बाद इनके पास कंट्रोल चला गया था, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें बताओगे। तो अरब की शिप और ट्रेडर्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये लोग जो ट्रेड करते थे वो किसके थ्रू करते थे? पोर्ट यानी बंदर का, जहाँ से इनकी शिप जाया करती थी। और ये लोग जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? आपका जो सिल्क हुआ, सैंडलवुड यानी जो चंदन जिसे आप कहते हो वो आप देखते हो, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हम देखते हैं, ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। और उसके बदले में क्या आता था इंपोर्ट में? उसके बदले में आइवोरी आप देखोगे, हाथी के दांत जिन्हें हम कहते हैं, टेक्सटाइल यानी कॉटन के जो टेक्सटाइल है वो देखोगे, आपके मेटल के गुड्स यानी जो धातु होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसके बदले में आती थी। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे अब्बासिद खलीफा जैसे जैसे वो फॉल होने लगा था तो यहाँ पर इजिप्ट में आपकी किसका राइज होता है? फैतिमिड्स, इनका राइज होता है। फैतिमिड्स इन इजिप्ट में इनका उदय होता है, ठीक है। कब? इसके एंड में। और फिर इनका जो ट्रेड रूट है वो शिफ्ट कर देते हैं। ये जो पहले आपके मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन था ना, वो अब ये जो ट्रेड रूट है वो किधर चला गया? पर्शियन गल्फ से लेकर के आपका रेड सी, यहाँ से जाके हटा के इन्होंने क्या कर दिया? अब कर दिया इन्होंने आपके बागदाद से लेकर के आपका डेमेकस या एदन कह सकते हैं, एदन आपकी एक जगह है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हम आपको इसमें बतानी है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? ये तब हुआ जब अब्बासिद खलीफा, जब उसका फॉल हो जाता है ना, उसके बाद जो इनका ट्रेडिंग रूट था वो चेंज कर दिया गया था इस 10th सेंचुरी के टाइम पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे बंजारा पूछा गया। जल्दी से एक बार आप कमेंट करो। देखो, मैराथन क्लास है थोड़ी कि मैम ही आपको बताती रहेंगे, आप आएंगे क्लासेस देखेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बंजारास कौन है, क्योंकि आप लोग का भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एग्ज़ाम आपका है, मेरा नहीं। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात मैंने आपसे पूछी है। तो जल्दी से सभी कमेंट करो, जितने भी लाइव देख रहे हो या जितने भी बाद में कभी भी इस क्लास को देख रहे हो, जल्दी से बताओ कि बंजारास कौन थे। तब तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि पढ़ते भी रहेंगे और साथ में अगर अभी तक जो कुछ पढ़ा है यहाँ से कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ और बताओ कि बंजारा कौन थे, ये क्या, इनका क्या क्या काम होता है। और यहाँ पे इन्होंने आपसे ये 20 मार्क्स में पूछ लिया, अदरवाइज ये आपके 10 मार्क्स में ज़्यादातर आता है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ और एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। देखो, यहाँ पर ऐसा लगेगा आपका दोनों, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका भी पार्टिसिपेशन रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
आप लोगों को यहाँ बैक टू बैक कमेंट करते रहना चाहिए कि मैम इसका आंसर ये होगा, हम इस क्वेश्चन में ये भी तो लिख सकते हैं। पॉइंट आप मेंशन करो, बाकी मैं आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर देती रहूँगी, ठीक है, कि यस इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हो या नहीं। इससे आपको भी आपका डाउट क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में हम और क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। तो आप उधर से रिस्पॉन्स करो, मैं इधर से करूँगी। ऑनलाइन क्लासेज में ऑब्वियसली मैं आपको फेस टू फेस तो हम नहीं देख रहे, लेकिन आपका और मेरा पार्टिसिपेशन दोनों का रहेगा, तो ऑब्वियस है आप सभी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए, तभी हमें आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और मुझे पढ़ाने में भी आएगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। तो चलिए, बंजारास, बिल्कुल बंजारास होती है आपका एक नोमैडिक कम्युनिटी, खाना बदोशी लोग, ज़्यादातर ये आपको राजस्थान में मिलते हैं। तो यहाँ पर बंजाराज अगर हम देखेंगे, इनका काम क्या होता है, ये होता है ये आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए ये आपके जानवरों का यूज़, एनिमल का यूज़ करते हैं ताकि ये गुड्स को कैरी कर सके। अब वो उसमें कैमल भी हो सकता है, ऑक्स भी हो सकता है, ठीक है, डोंकी भी हो सकता है, बुलक कार्ट्स भी हो सकता है, बोट भी हो सकती है। तो ये इन सारी चीज़ों पे अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले कर के जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, बंजारास कहलाते हैं। बंजारास का जो इनका, अभी मैंने आपको कहाँ बताया, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में। और ये ज़्यादातर ये माइग्रेट करते हैं आपके कहाँ, साउथ में। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, बंजारा जो है ये आपका एक संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब क्या माना जाता है, वेंडरर्स इन द जंगल। तो ये घने घने जंगलों में भी जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो बंजारास क्या करते हैं, ये आपके अनाज को सप्लाई करते हैं, ग्रेन को सप्लाई करते हैं, ये इनका काम होता है, ठीक है। मुगल्स के समय पर भी आप ये देखोगे कि यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो बंजारास अगर आप देखोगे तो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खासा ये लोग फैले हैं, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह बंजारास आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बंजारास आपको क्या समझ आया, यस, ये आपकी एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो कि गुड्स को कैरी करके वन प्लेस टू अनदर ले करके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाउ डिड मार्केट एंड फेयर डेवलप एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। तो मार्केट और फेयर, बाजार और फेयर जो लगता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो मार्केट इस बार आया तो ज़रूरी नहीं है कि आएगा, बट चलो अगर आएगा तो क्या लिख सकते हो उसको समझने की बात है। मार्केट और फेयर का मतलब, सबसे पहले मैं मार्केट की बात करूँगी। हमारे प्राचीन इतिहास के टाइम पर मार्केट आपको पता है किस पर्पज़ से काम आता है, बाज़ार में हम क्या करने जाते हैं। तो मार्केट जो है, मार्केट और टाउन जो है वो इमर्ज होता है अच्छा खासा। तो ये तब होगा जब हमारे व्यापार में ग्रोथ होगी, आपका जब ट्रेड बढ़ेगा तभी तो मार्केट में, और ट्रेड करोगे तो आप क्या करोगे, मार्केट के साथ अपना लिंक भी करोगे। तो मेडिएवल पीरियड की ये बात हो रही है। तो उस टाइम पर बड़े बड़े टाउन थे जिसमें हम क्या देखते हैं, कम से कम कितने मार्केट थी, 2 से 3 बाज़ार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी, अब मार्केट की बात कर रहे हो और ट्रेड की बात कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मर्चेंट यानी व्यापारी भी देखने को मिलेंगे जो ये सारे काम करते थे। हमें यहाँ पर कुछ बड़े बड़े अर्बन सेंटर भी मिलेंगे यूरोप में, लाइक आपके पेरिस हुआ, लंदन हुआ, यहाँ पर आप देखते हो अच्छा खासा ट्रेड और मर्चेंट का राइज यानी उदय होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे मर्चेंट यानी व्यापारियों की, तो इनका कंट्रोल होता है आपके ट्रेड पर, क्योंकि ट्रेड तो यही चलाते हैं। क्योंकि ट्रेड, इनका काम क्या होता है, ये आपकी जो गुड्स है उसकी प्राइस को चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसका वेट चेक करते हैं, ये सारे काम इनका होता है। फिर ये अपनी जो चीज़ें हैं इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में यही, तो मार्केट यानी बाज़ार में क्या काम होता है ये आपको बताना है। तो मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इंसान का नाम है मर्चेंट यानी व्यापारी, ठीक है। तो यहाँ पर राजा जो है, तो यहाँ पर जो मर्चेंट है उसको ज़रूरत होती है कि वो अपने जो, अगर उसे अपने ट्रेड को स्टेबल रखना है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, राजा के सपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर मर्चेंट क्या क्या काम करता है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद आप देखते हो मेडिएवल पीरियड में हम बहुत जगह पे मार्केट आपको देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे हमें, कहीं आपको बड़े भी और छोटे स्मॉल टाउन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बिग और स्मॉल टाउन का इमरजेंस आपको कहाँ पर मिलेगा, लाइक एशिया में देखो, अफ्रीका में देखो, लैटिन अमेरिका में आप देखोगे, ठीक है।
फिर 16th सेंचुरी के एंड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कम से कम 3200 यानी 3200 टाउन्स आपको यहाँ पे 16th सेंचुरी के एंड में हमें देखने को मिल जाता है, इतने होते हैं। इसके अलावा अरब के टाउन में भी आपको मिलेगा, ठीक है, इजिप्ट में भी मिलेगा, सेंट्रल एशिया में भी मिलेगा, आपके एशिया, अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, हर जगह मार्केट अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फेयर। फेयर की बात करें तो फेयर की भी शुरुआत जो बिगिनिंग है मेडिएवल पीरियड में आपको देखने को मिल जाती है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो ये आपके रिलीजियस और रिचुअल्स जो फेस्टिवल्स होते हैं इससे रिलेटेड हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इससे जो हमारा मार्केट और जो फेयर का रिलेशनशिप हम यहाँ पर देखते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अपने रिलीजियस फंक्शन में भी देखोगे तो यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। लाइक अगर हम एग्जांपल तो कुंभ मेला आपने देखा है जो यहाँ पर 6 से 12 साल में अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलता है, रिलीजियस प्लेसेस पर। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पर जो आपके मक्का जाते हैं ना पिलग्रिमेज, उनको एक बिग अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाती है, ठीक है। तो ये फेयर भी चीज़ें आपको याद रख, ठीक है। तो जो ये आपके फेयर्स लगते थे, जो मेले लगते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, ये आपको इसमें मेंशन करना है। नाउ आपके लास्ट शॉर्ट नोट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म, पशुपालन खानाबदोशी। पशुपालन खानाबदोशी की जो शुरुआत है वो मीसोलिथिक मध्यपाषाण काल में आपको ये देखने को मिलता है। इन लोगों ने आपके ये क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे रहते हैं, ये आपके टेम्प्ररी, आपके अस्थायी थे, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो नोमैडिक खानाबदोशी लोग हैं ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपके सीजनल मूवमेंट करते हैं, यानी मौसम के अकॉर्डिंग ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किस पर्पस के लिए, अपने जो एनिमल को इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया है ना, पालतू बनाया था, उनके पेस्चर यानी खाने पीने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस अगर आपने अपने एनिमल को डोमेस्टिकेट किया है तो पूरे 12 महीने तो कोई भी जगह आपको फूड नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके लिए ये क्या करते थे, इसलिए सीजनल मूवमेंट आप देखोगे। सबसे पहले इन्होंने इस अपने टाइम पर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत करी थी। आपको पता है कि डॉग यानी हंटिंग गैदरिंग के लिए सबसे पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था शिप, गोट और कैटल्स, इसको इन्होंने पालतू बनाया। ये सब कुछ पेस्टोरल नोमैडिज्म में आपको मेंशन करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो मेसोलिथिक की यहाँ पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई, वो चेकआउट कर लेना। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी 10 मार्क्स में इन्होंने आपसे पूछा है, ईसाई धर्म का जो है फैलाव वो कब कहाँ कैसे हुआ। ईसाई धर्म की शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी बात की गई है रोमन साम्राज्य में, कि रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का उदय होता है, फैलाव होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको फैलाने वाले पर्सन का नाम है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने आपके ईसाई धर्म को फैलाया था। जीसस क्राइस्ट यहाँ पर रोमन एम्पायर में फैलाने से पहले, क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म से पहले, यहाँ पर आपका यहूदियों यानी जुडाइज़ियम हमें देखने को मिलता है। और जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें हम ज्यूस कहते हैं, जिसे आप यहूदी कहते हो। ये लोग क्या करते थे, ब्लैक कपड़ा जो है वो वियर करते थे, और क्रिश्चियन के जो लोग हैं वो वाइट क्लोथ वियर करते हैं, ये आपको भी पता है। तो ईसाई धर्म जब यहाँ आया, क्रिश्चियनिटी आने से पहले मैंने आपको क्या बताया, जुडाइज़ियम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका कंट्रोल आपको रूल जो था रोमन पे था। रोमन एम्पायर के जो लोग हैं वो जुडाइज़ियम के अंडर में चलते थे, सारे चीज़ें रूल्स रेगुलेशन रोमन के जो लोग हैं वो जुडाइज़ियम को फॉलो करते थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि जुडाइज़ियम के जो लोग हैं वो लोगों को जो यहाँ पर है कुछ भी नहीं बता रहे रिलीजियस से पर्पस, ये लोगों का फ़ायदा उठा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जीसस क्राइस्ट का ये था कि लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस अंधकार से, सुपरस्टिशस से बाहर लाना है, अवेयरनेस जगाना है। कि देखो जुडाइज़ियम में क्या था कि यहाँ पर लोगों ने क्या कहा कि अगर आप लोग हमें खुश रखोगे, हमारे अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करोगे, तभी आप भगवान तक पहुँच सकते हो। तो भगवान से तक पहुँचने का रास्ता हम है, ठीक है। यानी ये ज्यूस हैं, यहूदी लोग हैं। अगर तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये इतने एजुकेटेड लोग हैं, इनका कनेक्शन भगवान के साथ है, तो ये लोग जो कह रहे हैं वो सही, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर जो लोग थे वो थोड़े अनएजुकेटेड थे, राइट। तो इसीलिए सारी बातें वो जुडाइज़ियम के लोगों को फॉलो करते थे। और फिर क्रिश्चियनिटी जब आया तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो इन्होंने लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी शुरू करी, और इन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर आप भक्ति करते हो तो उसके लिए आपको किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो,
आपको अगर भगवान तक पहुंचना है, अपनी अपनी बातें पहुंचानी है या उनसे कनेक्ट होना है, तो आप खुद भी कर सकते हो, हमें किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर आप खुद भी घर बैठे राम नाम जपोगे तब भी हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। ये भक्ति, तो हमें ये ज़रूरी नहीं कहीं मंदिर में जाना है या किसी पंडित से कोई पूजा पाठ करवाना है, वो जो कहेंगे उनको फॉलो करना है तभी हम भगवान तक पहुँच सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं जुडाइज़्म के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब जो रोमन साम्राज्य के लोग हैं धीरे धीरे सब ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जुडाइज़्म के लोगों ने रोमन के जो गवर्नर था उनसे कहा कि हमारे रोमन में एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को भगवान बता रहा है, तो अगर आपने इसको नहीं रोका तो सारे लोग उसी पर विश्वास कर लेंगे, तो आपकी कोई नहीं मानेगा। तो उससे क्या हुआ कि रोमन के गवर्नर ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की डेथ हो जाती है, बात आपको भी पता है। आज ईसाई धर्म को पढ़ना है, इनकी जो हॉली बुक है वो सभी को पता है, बाइबल है। तो ईसाई धर्म के बारे में जानना है तो ये चीज़ें आप देखते हो। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद ज्यूस को लगा कि फाइनली अब ये जो क्रिश्चियनिटी का जो भूत चढ़ा था सब पे वो सब खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद भी यहाँ पर इनके जो डिसाइपल, इनके जो शिष्य थे, उन्होंने इस ईसाई धर्म को फैलाया था। ठीक है, तो सेंट पीटर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अब जो इनके डिसाइपल, देखो टोटल इनके 12 शिष्य थे, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो इन लोगों ने आपके क्रिश्चियनिटी को फैलाया। अब क्रिश्चियनिटी को फैलाया कैसे जाता है, चर्च बनवाकर, मोनास्ट्रीज बनवाकर, ये सारी चीज़ें बिल्ड करवाई। और फाइनली इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ साथ रोमन के बाहर भी आपके ईसाई धर्म को फैला दिया था। तो ये था हमारा क्रिश्चियनिटी का टॉपिक, और भी बहुत चीज़ें, बट इतनी चीज़ें सफिशेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके फ्यूडल रेवोल्यूशन थीसिस, तो फ्यूडल रेवोल्यूशन थीसिस की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा, इनकी पूरी थ्योरी, यानी जो डिबेट हुई थी ना वहाँ से पढ़ लेना कि फ्यूडल के जो आपके जो क्रांति की जो थीसिस है उसके बारे में। तो जब आप डिबेट करोगे तो उसमें आपका फ्यूडल रेवोल्यूशन थीसिस है, तो इसको देने वाले का पर्सन का नाम याद रखना, मार्क्स ब्लॉच आपको याद रखना है। ठीक है, MARC आएगा एक्चुअल में। तो इसको अगर आपने देखा तो ये मार्ट ब्लॉक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इसको कंसिडर किया था 11वीं सेंचुरी में, और इन्होंने ये थ्योरी दी थी 2 फ्यूडल एजेस में। और इसी के साथ जो दूसरे थे वो थे आपके जॉर्ज ड्यूबे। तो इन्होंने, देखो ये जो आपका फ्यूडल रेवोल्यूशन का जो टर्म है ये किसने दिया था, जॉर्ज ड्यूबी ने दिया था। ये टर्म आपका कब दिया था, 11वीं सेंचुरी में। इन्होंने आपकी सोसाइटी और ज्योग्राफी को पूरा एग्जामिन किया फ्रांस के, और ड्यूबे ने पूरी स्टडी करी और सब कुछ 10th से 12th सेंचुरी के समय पर जो भी फ्यूडलिज्म में बदलाव आए वो सब कुछ इन्होंने बताया। फिर 1953 में इन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश करी, जिसमें इन्होंने मेडिएवल की सोसाइटी को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये और जो भी उनकी आइडियोलॉजी, जो भी उनकी विचारधारा थी, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर इसमें मेंशन किया था। तो एक्चुअल में इस जो रेवोल्यूशन की मैं अगर बात करूँ, इसमें जो रोल है वो किसका है, जॉर्ज ड्यूबे का है। तो इन्होंने आपके फ्यूडल, यानी जो फॉर्मली इन्होंने साथ में फ्रांस, अगर आपने एनाल्स स्कूल पढ़ा होगा उसके बारे में इन्होंने लोगों को बताया। एनाल्स स्कूल आपका फ्रांस से निकल कर आया था, फ्रांस में बना था। इसमें बताया था कि इतिहास को, हिस्ट्री को सिर्फ हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, इसको आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट, तो हर एक बेस पर, इकोनॉमिक कह सकते हैं, हर एक बेस पर हम इतिहास को पढ़ते हैं। ये सारी यानी मैनी वेज में हम इसको, अपनी जो हिस्ट्री है, इतिहास को स्टडी करते हैं। ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया। और साथ ही साथ ड्यूबे ने पब्लिक जस्टिस, जो हमारे लोगों को इंसाफ दिलाने से रिलेटेड, ये सारी बातें इसमें सब कुछ मेंशन किया था। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे सोशल हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक बेसिस पर, जो कि डेली लाइफ होती है, वो सब कुछ मेडिएवल टाइम पर कैसा क्या था, वो सब कुछ अपने इस फ्यूडल रेवोल्यूशन में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ एट द एंड आपका जो लास्ट चैप्टर है मार्टिन, यानी लास्ट टॉपिक की मैं बात करूँ, मार्टिन लूथर और जो आपका प्रोटेस्टेंटिज्म है, इनका बर्थ के बारे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये
आपका जो चैप्टर है रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से पूछा गया है। ओवरऑल जब क्रिश्चियनिटी का जो विस्तार हो ही चुका था हमारे पूरे रोमन एम्पायर में, उसके बाद कैथोलिक चर्च जो है ये अच्छा खासा पावरफुल आपके यूरोप में और अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके 10th से 11th सेंचुरी के समय की बात है, जब रोमन एम्पायर में हमें एक डार्केस्ट पीरियड के नाम से यहाँ पर आप देखोगे। तो यहाँ पर आपको इसमें अगर हम बात करते हैं आपके मार्टिन लूथर की, तो मोस्ट प्रोटेस्टेंट जो है इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी 1517 में। तो यहाँ पर एक इन प्रोटेस्टिज्म का एक रिवॉल्ट चला था, विद्रोह स्टार्ट हुआ था आपके सेंट्रल यूरोप में। धीरे धीरे ये आपका जो रिवॉल्ट है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में और आपके सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट में ये फैला। धीरे धीरे ये जो इनकी हिस्ट्री, इनका मेन उद्देश्य था रिफॉर्म, सुधार लेकर के आने के लिए। तो ये जो मूवमेंट की शुरुआत की, जो प्रोटेस्टेंट ने जो ये मूवमेंट की शुरुआत की थी 1517 में की थी, जब उस समय जो जर्मन के एक मॉन्क थे, ये कौन थे, ये जर्मन के आपके मॉन्क जिनका नाम था मार्टिन लूथर, ठीक है। इन्होंने चैलेंज किया था रोमन के कैथोलिक चर्च को। और यहाँ पर अगर हम बात करें उस टाइम पर जो चर्च थे, उन्होंने आपके मार्टिन लूथर को क्वेश्चन पूछने से मना कर दिया था। जब आप एनलाइटनमेंट का चैप्टर पढ़ोगे MHI 102 में या मैराथन क्लास देखोगे तो उसमें समझ जाओगे मार्टिन लूथर जो है ये प्रोटेस्ट, समझ रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्टिज्म मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चर्च के जो लोग हैं वो लोगों को अंधविश्वास में रख रहे थे, गलत गलत चीज़ें बता रहे थे। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो भगवान ने कराई हैं, भगवान की वजह से तुमने उन्हें परेशान किया, तुमने उन्हें खुश नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हुए एंड ऑल दैट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड थे। दूसरा, वो पूरे तरीके से आपके रिलीजियस पर ज़्यादातर विश्वास करते थे। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको डार्क एज कहते हैं, एक वो समय जब मेडिएवल का समय माना जाता है। तो मार्टिन लूथर आए और जब इन्होंने देखा कि ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे कि अगर आप कह रहे हो कि ये चीज़ भगवान ने की तो प्रूफ करो। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, या मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका ट्री है, इसमें से जो यहाँ पर इसमें जो एप्पल लगा है तो वो नीचे क्यों गिरा है, इसका कारण क्या है? या कोई चट्टान में या कोई पत्थर है, अगर वो ऊपर से नीचे गिरा है तो क्या कारण है, एक्सप्लेन करो आप। तो यहाँ पर जो चर्च के लोग हैं वो है कि भगवान की उससे गिरा है, तो यहाँ पे नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जो कि चर्च के लोगों ने क्वेश्चन पूछने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं था उनके पास। क्योंकि और उससे क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर बहुत डिटेल में कभी आप समझोगे पढ़ना, तो कम से कम 30 साल लगे थे इन्हें ये क्वेश्चन पूछने में। डिबेट चली थी कैथोलिक चर्च और मार्टिन लूथर में, और जॉन कैल्विन भी थे इन लोगों के बीच में। तो ये प्रोटेस्ट, मतलब यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे और लोगों में इनलाइटनमेंट, जागरूकता, अवेयरनेस लेकर आना चाहते थे कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो आपको इतना सुपरस्टिशियस नहीं होना है कि आप लोग जो आपसे कह रहे हैं उसको फॉलो करो, अपने आप से समझो कि आपके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। तो मार्टिन लूथर ने पूरी कोशिश करी, और उस टाइम पर जो सारी चीज़ें हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। लेकिन मार्टिन लूथर ने अब क्या किया कि अब लोगों में, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज बहुत टफ होती है, ये बात समझो, तो उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर इसको लैटिन लैंग्वेज को अब इजी लैंग्वेज में किया गया, जर्मन लैंग्वेज में और जो भी बेसिक लैंग्वेज में होती है, जिससे भी हर कोई कॉमन पीपल भी हर किताबें पढ़ सके, अवेयरनेस आ सके। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हुई। तो न्यू टेस्टामेंट लाया गया, तो जो लैटिन भाषा में थी उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया मार्टिन लूथर ने, ताकि लोग जो है वो कॉमन पीपल जो है वो उसको पढ़ सकें। क्योंकि अभी देखो, आज ये इंग्लिश में लिखा तो आपको समझ आ रहा है, हिंदी में लिखा तो आपको समझ आ रहा है। अभी यही चीज़ें यहाँ पे मैंने चाइना में लिखी होती, जर्मन भाषा में लिखी होती, क्या हमें ये रेवोल्यूशन टर्म समझ में आता? नहीं आता, क्योंकि उसकी नॉलेज ना आपको है ना मुझे है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई जाती है कि इसीलिए उस टाइम के जो लोग थे बहुत ज़्यादा चालाक थे।
क्यों? ताकि लोग जो है वो चीज़ें सोसाइटी में हैं, तो चीज़ें लॉ बनी है, रूल रेगुलेशन है, लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं कराना है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो चर्च का जो यहाँ पे कंट्रोल था, वो जो उनका डोमिनेंस था, वो ख़त्म हो जाता। इसी वजह से ये क्या करते हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें लैटिन भाषा में रखी ताकि कोई भी इसको ईजिली से पढ़ और समझ ना सके। उसके अगेंस्ट और प्रोटेस्ट करने की वजह से मार्टिन लूथर यहाँ पर आते हैं। अब क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखना था। तो ये हो गया हमारा जून जो आपके 2024 में जो क्वेश्चन पेपर था, सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ और उसमें समझते हैं कि आपको वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन आते तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन पेपर भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। क्योंकि अब हम आपके असाइनमेंट के टॉपिक्स देखते हैं कि वहाँ से अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिया कि इससे पहले जो मैंने मैराथन क्लास ली है उसमें टॉपिक वाइज मैंने डिटेल में मैराथन क्लास कराया, आप उसको भी चेकआउट कर लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख सकते हो। असाइनमेंट के क्वेश्चन में आपके पास चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, संघ की सभ्यता यानी सांग की सभ्यता। तो चीन सिविलाइजेशन आपको करना है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आप इसकी जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, MHI 101 में, या वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंशियंट ग्रीक की डेमोक्रेसी जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। देखो, साउथ अफ्रीका की सभ्यता की इकोनॉमी और आपकी पॉलिटी, ये मैं आपको बता देती हूँ। और लेट रोमन एम्पायर में रिलीजियस ट्रेडिशन, जो अभी हमने राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़ा, वो इसी चैप्टर से ही है। ठीक है, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी जो मैंने आपको बताया है वो आपको यहीं से मेंशन करना है। जुडाइजियम जो यहाँ पर आए थे वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर एक्सप्लेन करनी है। पेस्टोरल नोमैडिज्म मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी देखो ये यस, जोरेस्टेरियन और कन्फ्यूजनिज्म जो ये है, और राइज ऑफ सिटी ऑफ मक्का। तो राइज ऑफ सिटी ऑफ मक्का तो नहीं पूछा जाता, बट यस ये दोनों जो टर्म है ये आपको याद होने चाहिए। 10 मार्क्स में ये दोनों चीज़ें भी पूछी जाती हैं, जो कि अभी मैं आपको करवा रही हूँ। पहले एक बार सारे क्वेश्चन चेकआउट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके असाइनमेंट में फ्यूडलिज्म की डिबेट, जो मैंने अभी डिबेट आपको बताया ना, सामंतवाद के जो डिबेट अभी हमने जो फ्यूडल के थीसिस किया वो आपको करना है। और नेक्स्ट है इंडियन मैरीटाइम ट्रेड, पोर्चुगीज ट्रेड अफेक्ट इंडियन ओवरसीज ट्रेड, जो अभी मैंने पोर्चुगीज ने 18th सेंचुरी में आपके जो यहाँ पर हमारे इंडिया में आके ट्रेड किया था, वो भी आपको पता ही है किस पर्पज़ से, स्पाइसेस मसाले के पर्पज़ से। और ये यूरोपियन कंट्रीज थे जो हमारे इंडिया में 18th सेंचुरी में आई थी। ठीक है, केप ऑफ गुड होप इस रूट से, ये सब आपको पता है। इससे रिलेटेड ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। फिर आपको टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्राफ्ट, तो ये इसमें हमें चेकआउट करना है। उसके बाद यूरोप का प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था, समाज कैसा है वो आपको बताना है। बंजारास हम कर चुके हैं। ट्रेड रूट मैंने आपको बता ही दिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और गन पाउडर रेवोल्यूशन। हाँ चलो, तो इससे रिलेटेड सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो, असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है सांग की सभ्यता के बारे में। तो देखो, सांग की सभ्यता के बारे में आपको बताना है। तो चाइना मैंने आपको बताया है, जो चीन सभ्यता है, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है। हमारी जो ये सभ्यता है, ये जो रिवर है इसके पास, कौन सी रिवर है, हुआंग ही, जिसे आप येलो रिवर के नाम से भी जानते हो। और ये जो ट्रेड करती थी वो सिल्क रूट के थ्रू ये चाइना जो है वो व्यापार किया करता था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि चाइना में, आपके चीन में व्हील का आविष्कार नहीं हुआ था। इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि व्हील का आविष्कार नहीं हुआ है, तो इसीलिए व्हील का आविष्कार मेसोपोटामिया ने किया था। तो जब कभी भी चाइना को व्हील की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किससे लेगा, मेसोपोटामिया से लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देखोगे जो चाइना के जो लोग हैं वो अच्छा खासा थोड़ा एडवांस लेवल पे थे। अगर हम बाकी सभ्यताओं के कंपैरिजन में देखते हैं तो चाइना में आज भी आप जानते हो जितनी ज़्यादा चीज़ें इनके पास है, क्योंकि चाइना जो है वो उनकी कोशिश हमेशा से रहती है कि हम किसी भी चीज़ को थोड़ा किस अच्छे और बेटर तरीके से इसको यूज़ कर सकें। तो उस टाइम पे चाइना ने ये सारे काम किए थे। ठीक है, मतलब यहाँ की जो वुमेन थी वो आप देखोगे वो कॉम्ब का यूज़ करती थी, हेयर क्लिप का यूज़ किया करती थी। ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ओवर अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चाइना के लोगों ने पेपर का इन्वेंशन कर दिया था फाइनली।
तो पेपर का यूज़ होने लगा, तो इसी से आपको पता है कि आगे जाके करेंसी का यूज़ होने लगेगा, क्योंकि पेपर का यूज़ कर यानी इन्वेंशन करने वाले जो कौन थे, वो चाइना के लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाइना में भी अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर मोनार्की राजतंत्र देखते हो कि यहाँ पर भी राजाओं ने रूल किया था, बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने रूल किया था, चाहे आपकी सांग डायनेस्टी हो, ठीक है, जो डायनेस्टी हो, तंग डायनेस्टी हो, बहुत सारी डायनेस्टी थी। ओवरऑल चाइना जो है यह आपका मोनार्की यानी राजतंत्र हमें देखने को मिलता है। ये सब कुछ मिलाकर आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, आपको लोकतंत्र ग्रीक में है तो क्या वो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका की सभ्यता, तो अफ्रीका से क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है, आपके असाइनमेंट में है, क्या पता इन फ्यूचर एग्जाम में आए तो क्या लिख सकते हो। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इस सभ्यता में यहाँ के जो लोग हैं वो हंटिंग और गैदरिंग, शिकारी और संग्रहण का काम किया करते थे, और इन लोगों को बुशमैन कहा जाता है। जो लोग साउथ अफ्रीका में हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं उन्हें बुशमैन कहा जाता है। जो लोग यहाँ पर पशुपालन, पेस्टोरलिज्म का काम करते हैं उन्हें यहाँ पर आपके हॉटेंटॉट्स कहा जाता है, और जो लोग यहाँ पर खेती यानी कृषि का काम करते हैं उन्हें यहाँ पर कफीर कहा जाता है। ये टर्म याद रखना, आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़, यहाँ पर इन लोगों ने आपके शिप, गोट, कैटल्स को डोमेस्टिकेट, पालतू बनाया था, और इन सब का क्या क्या काम होता है ये बात आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल कि इस समय के जो लोग हैं हंटिंग गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म और एग्रीकल्चर, ये सारे काम ये लोग यहाँ पर करते थे। हमें इन सभी का एविडेंस साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। यहाँ पर ये भी बोला जाता है जो हंटिंग और गैदरिंग के जो लोग हैं ये लोग आपके कहाँ पर माने जाते हैं, इन्हें बोला जाता है आपके सेन या सान बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे जो आपके पेस्ट्रोलिज्म, पशुपालन जो थे, इन्हें ये कहाँ पर बसे हुए होते थे, आपकी खोई खोई जो एक जगह है ना, यहाँ पर एक वर्ड है ये, यहाँ पर आप देखोगे। और जो आपका न्यूगनी है ये किसानों को बोला जाता था, किसे, न्यूगिनी, हिंदी में इन्हें क्या बोलेंगे, नगुनी, सॉरी नगुनी बोलते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने ओवरऑल आपने क्या देखा कि यहाँ के जो लोग हैं ये सारे काम ये लोग यहाँ पर करते थे। इनकी जो इकोनॉमी है हम इन सबों पर यहाँ पर देखोगे। इस टाइम के जो लोग हैं जो आपके आभूषण, जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो तांबे के हुआ करते थे। ये लोग इस टाइम पर कॉपर का यूज़ करते थे। तो ये आपके इयररिंग्स हुए, चाहे आपके बैंगल्स हुए, चाहे वो पायल हुई एंड ऑल दैट, और मुकुट भी इवन ऑल, ये लोग कॉपर यानी तांबे का बनाया करते थे। ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो और नेक्स्ट अगर हम बात करें लेट रोमन एम्पायर के रिलीजियस ट्रेडिशन की, तो मैंने आपको बताया ही, इसके अंदर आपको क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के बारे में बताना है। इसमें आपको जुडाइज़म, जो आपके यहूदी लोग थे उसके बारे में बताना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पेस्टोरल नोमैडिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ, पशुपालन खाना बता चुकी 10 मार्क्स में। नेक्स्ट जो है ये आपका रिलीजन है। देखो जोरास्ट्रियनिज्म, इसको हम पारसी धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पारसी धर्म कहते हैं। तो इसके बारे में ये अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके एग्ज़ाम के बेस पर देखो, यहाँ पर अगर हम जोरास्ट्रियनिज्म की बात करते हैं तो ये सबसे पुराना वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, और कम से कम मान लो आज से 3000 साल पहले कह सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो इसको ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपके सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और यहाँ पर ये डेवलप हुआ था आपके इंडो ईरान में। ये किसका रिलीजन है, इंडो ईरान का। और यहाँ पर इसकी शुरुआत करने वाले पर्सन का नाम इन्हीं के नाम से है, आपके जोरास्टर। ठीक है, और यही इसके फाउंडर है इस रिलीजन के। और यहाँ पर ये जो धर्म है ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला, साउथ से लेकर के ईरान तक ये आपका फैला था। ठीक है, उसके बाद जब अरब ने आपके पर्शिया को जीत लिया था और आपके इस जगह को भी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपकी रिलीजन है, पहली तो चीज़ आपको ये क्लियर हुई कि सबसे पुराना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये आपको रिलीजन कहाँ, ईरान, तो ईरान में आपकी कौन सी एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर, पर्शिया थी, ये आपको याद रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो राष्ट्रियन के जो गॉड माने जाते हैं उनको, वो कौन होते हैं, वो आपके अहूरा होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं, अहूरा होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
तो जैसे अभी आपको ये फारसी धर्म है यानी पर्शियन रिलीजन है, पहले तो यही चीज़ याद रखना। ये लोग भी आपके मोनोथिज्म यानी ये लोग भी आपके एक ही भगवान में बिलीव करते हैं, जैसे आपके इस्लाम में करते हैं, क्रिश्चियनिटी में करते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें इससे रिलेटेड याद रखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, तो ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि यस आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोग इसको कर सको। ठीक है, ये याद रखना कि ये इनके अहुरा जो है ये इनके सुप्रीम गॉड थे, जो आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राइज द सिटी ऑफ मक्का। तो मक्का जो है, मक्का से मदीना जो आपके इस्लाम से शुरू होता है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, अदरवाइज इतना रिपीट नहीं होता है। कन्फ्यूजनिज्म की बात करें तो इस पर बहुत ना डिबेट रहती है, कोई कहता है कि ये एक फ़िलॉसफी है, कोई कहता है कि ये एक रिलीजन है। देखो, कन्फ्यूजनिज्म के जो फाउंडर है इन्हीं के नाम से हैं आपके कन्फ्यूशियस। ठीक है, ये चाइना के थे और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो कुछ का मानना है कि कन्फ्यूजनिज्म आपकी फ़िलॉसफी है और कुछ का मानना है कि ये आपका एक रिलीजन है, चाइना का एक धर्म है। पर देखो, देखा जाए तो ओवरऑल तो ये आपकी एक फ़िलॉसफी है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स ये जो राजा थे, रूलर, इनका मेन फोकस था आपकी इंसानों की डेली लाइफ को इम्पोर्टेंस दी थी ह्यूमन इंटरेक्शन पे। ये यहाँ पर इसमें ये चाहते थे। और कन्फ्यूजनिज्म का इन्फ्लुएंस अगर हम देखते हैं आपके ईस्ट एशिया तक, इवनली आपके कोरिया जापान तक हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं, इनका जो मेन फोकस था वो चाहते थे लोगों अपने पे ध्यान दें। देखो, रिलीजन में क्या होता है कि हम उसमें भक्ति की बात करते हैं, मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होता है कर्म के हिसाब से या कर्म के अकॉर्डिंगली हमारा रीबर्थ होता है, ये सारी बातें हम रिलीजन में करते हैं। बट कन्फ्यूजनिज्म में ऐसी कोई बात हुई नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि ये आपकी एक फ़िलॉसफी है, ना कि एक रिलीजन। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजनिज्म का कभी क्वेश्चन आता है, ये जो चीन के जो रूलर थे कन्फ्यूशियस, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और यहीं से और मतलब, क्योंकि भी मैंने आपको बताया ना कि चाइना के ये फिलोसोफर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो, क्योंकि हमारे चाइना में मोनार्की सिस्टम आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, और इसी के अकॉर्डिंगली ये चीज़ आप यहाँ पर हम ये देखते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखोगे कि आखिरकार ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं, इन लोगों का आखिरकार मानना क्या है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो बिलीव करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही, इनका जो मेन है कि यहाँ पर लोग जो है अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अपने को समझें और हमारा जो दिल कहता है, जो हमें अपने आप को समझना चाहिए, उसको करना चाहिए। इस पर ज़्यादातर ये फोकस करते हैं। ओवरऑल ये आपकी मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, आपके रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजनिज्म आपको क्या समझ आया कि ये आपकी एक फ़िलॉसफी है, ये एक बिलीफ सिस्टम है एंसेंट चाइना का, जिसकी शुरुआत आपकी कन्फ्यूशियस ने की थी, जो खुद ही एक फ़िलॉसफर है। इनका जो टाइम पीरियड है 511 से 479 ईसा पूर्व का माना जाता है। इनकी जो सोच है वो क्या है, आपके गुड बिहेवियर, इनका बिहेवियर आप देखोगे बहुत अच्छा है। और इनके डिसाइपल्स भी आप देखोगे। ठीक है, और कन्फ्यूजनिज्म जो है ये आपके प्रमोट करते हैं जो इनके पूर्वज यानी जो एंसेस्टर्स हैं उन सभी को। और यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताया ना, बहुत डिबेट चलती है कि एक रिलीजन है या फिलॉसफी, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अगर मैं कन्फ्यूजनिज्म का मेन आइडिया देखूँ तो गुड मोरल करेक्टर के बारे में यहाँ पर, यानी ओवरऑल इसमें ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है। ठीक है, ये सब कुछ इसमें मेंशन करना है। सेक्शन बी में फ्यूडलिज्म आप सभी समझ गए, पोर्चुगीज़ भी मैंने आपको बता ही दिया। टेक्सटाइल आपको बताना है, मेडिएवल के समय पर कौन कौन सी जो टेक्सटाइल है गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती थी, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, वो सब आप इसमें लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी सोसाइटी के मैं बात करूँ तो ये आपके अर्बनाइजेशन के चैप्टर में है, तो इसको आप पढ़ लेना। और यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यूरोप में टाउन का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, उससे अच्छा खासा हमें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी सोसाइटी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि
यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे टाउन जो हमारा यहाँ पर डेवलप होता है तो ये किस पे डिपेंड हो जाता है, हमारे कंट्री साइड यानी आपके विलेज पे। आपको एक बात पता, सारे गुड्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, गांव से ही हमारे शहरों में आते हैं, ठीक है। और पूरे तरीके से हम इन्हीं पर डिपेंड है, तो सप्लाई यहाँ पर ही आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सारी पावर है वो किसके हाथों में होती है, व्यापारी यानी जो मर्चेंट है, क्योंकि वो यानी जो गिल्ड जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, श्रेणी। तो इन्हीं के थ्रू आप ये चीज़ें आप देखोगे और इसके अकॉर्डिंगली नए नए रूल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अब यहाँ पे बिजनेस किया जाता है, विलेज से टाउन में आपकी जो चीज़ें हैं वो ले करके आई जाती हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताओगे। और जब ट्रेड अच्छा खासा जा रहा है तो अब आप यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम भी देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब से टैक्सेशन सिस्टम भी हम यहाँ पर रखेंगे। ऐसे टाउन के जो मेंबर हैं वो डिसाइड करते हैं, बट राजा ने अभी ऐसा कुछ डिसाइड यहाँ पर नहीं किया था। और बाज़ार में यानी जो आपके मार्केट में भी लोग वर्किंग आवर्स का काम करते थे, ठीक है। और जिसको जितना काम करते थे उसके अकॉर्डिंगली उनको वो सारी चीज़ें मिलती थी। ये चीज़ हम इसमें बता सकते हैं कि हाँ, यस, कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हमारे इस ट्रेड के वजह से ही यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। एंशियंट टाइम में ग्रीक और जो आपका रोमन की सभ्यता था वो वहीं से हमारे टाउन का एमरजेंस आपको देखने को मिलता है। ट्रेड हुआ मेडिटेरियन सी के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू, रेड सी के थ्रू, है ना। तो मेडिएवल में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली गई, लोग फिर गांव से शहरों में आए, ट्रेड हमारा बढ़ता चला गया। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये गन पाउडर की बात बता देती हूँ। गन पाउडर की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी जो शुरुआत है 14th सेंचुरी में मानी जाती है। यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी जब लोगों ने मेटल के गन बनाने शुरू कर दिए थे और अपने वॉर में मेटल गन यानी गन पाउडर का यूज़ किया था। और आपको भी पता है बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में गन पाउडर का यूज़ किया था। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। इससे कंपटीशन और बढ़ता चला गया, क्योंकि अब ऑब्वियस है पहले आपके फायर आर्म्स गन पाउडर का यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब होता है, ये अब किया गया, ठीक है। ये सब कुछ आपको लिखना है। बंजाराज आप पढ़ चुके हो, ट्रेड रूट हर बार नहीं आता, ये असाइनमेंट में दिख रहा है तो ये आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ लेना कि अगर हमारी सोसाइटी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो कितना फ़र्क क्या पड़ा। आपको भी पता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि अब जो बुक आप हाथों से लिखते थे जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि लिपि के नाम से जानते हैं, अब हम एक ही बुक कई बहुत सारी बुक जो है एक साथ पब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, हम लोगों में बहुत सारी जो अवेयरनेस है और भी तेज़ी से फैलेंगी, क्योंकि हाथ से लिखी हुई जो किताबें होंगी वो तो क्या होंगी, कॉस्टली भी होती हैं। ये थोड़ा सा बजट में होगा लोगों के कि वो उसको ले सकते होंगे। तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। तो आशा करती हूँ कि इस असाइनमेंट और जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। इसी तरीके से मैं आपको बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट हैं 102, 104, 5, 6 और 7 के भी मैराथन क्लास अगर आपको देखनी है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि ये मैराथन क्लास बहुत जल्दी मैं हमारे चैनल पर लेकर आ सकूं। लेकिन अगर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा तो ज़रूर, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। आज की क्लास कैसे लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। और सभी का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम कमेंट आना चाहिए। आप सभी का बराबर का पार्टिसिपेशन रहेगा तो और भी क्लासेस लेने में अच्छा लगेगा, और तब लगेगा कि यस, एग्ज़ाम आपके पास में मेरे साथ साथ, क्योंकि देखो मैं तो, एग्ज़ाम आपका है, पढ़ना आपको है। तो अगर आप भी वहाँ से पढ़ोगे और मैं भी यहाँ से आपको पढ़ाऊँगी तो हम बेशक फेस टू फेस नहीं है, लेकिन दोनों का इंटरेक्शन बना रहेगा तो क्लास में और भी बेटर लगता है, और फिर हमें लगता है कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और बराबर आपको रिस्पॉन्स करते रहना है, ठीक है। और बाकी की क्लास आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन जल्दी अगर चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। जितने ज़्यादा लाइक हो सके उतना ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना है, और कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोगों ने इसको शेयर किया और क्लास कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करना कि आज का जो सेशन है मैराथन सेशन आपको कैसा लगा।
और किसी को भी पेड क्लासेस और नोट्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 8881969980 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। अभी भी बहुत टाइम है, ले सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बाकी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल सभी को ज्वाइन कर लो आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और आशा करती हूँ ये मैराथन सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ से सब कुछ आप लोग कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।